फोरम आईएएस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने 2025 वैकल्पिक विषय हिंदी के प्रथम पत्र का विश्लेषण करूंगा। 2025 के संघ लोक सेवा आयोग वैकल्पिक विषय हिंदी का प्रथम पत्र बिल्कुल अपेक्षा के अनुरूप आया। कोई बहुत अधिक इधर उधर के प्रश्न नहीं आए। बिल्कुल प्रश्न जो हैं वो सरल और बिल्कुल सिलेबस के जो है वो सिलेबस के अंतर्गत अपने पैटर्न के अनुसार ही यूपीएससी ने प्रश्नों का जो है वो मानक रखा। हाँ, कुछ प्रश्न जो है वो थोड़े से कुछ मॉडरेट कह सकते हैं उसमें। जैसे एक प्रश्न था मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं और जो है संस्कृत से मानक हिंदी के व्याकरण की साम्यता या संस्कृत व्याकरण से उसकी समानता। कुछ ऐसे प्रश्न या जो है सिद्धनाथ साहित्य से लगभग 2 प्रश्न आए। इसका जो है वो ये भाषा खंड में भी और साहित्य खंड में भी और ले दे करके जो है वो प्रश्न पत्र ठीक रहे। फोरम आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज था उससे भी बहुत सारे प्रश्न मिलते जुलते रहे। और यहाँ जो पैटर्न है यूपीएससी का उस पैटर्न के अनुसार पेपर जो है वो सेट किया जाता है रिसर्च करके। और बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हूबहू यूपीएससी के समान भी आए। बहुत सारे प्रश्न जो हैं कुछ मिलते जुलते भी आए। यानी कि अगर वैसे प्रश्न तैयार कर लिए जाते तो हूबहू भले न आए हों, लेकिन उनसे जो है वो उत्तर को लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ जो आपके सामने मैं आज बिल्कुल जो प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। इन प्रश्नों के विश्लेषण के साथ साथ मैं थोड़ा सा वह भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे जो है वो फोरम आईएएस के जो टेस्ट के प्रश्न पत्र हैं उनसे भी करीब करीब साम्यता रही है। कुछ प्रश्न भले ही सीधे सीधे ना आए हों, लेकिन बिल्कुल वही पैटर्न जिस पर हम लोगों ने टेस्ट दिया है, इसके लिए आप ध्यान देंगे। तो ये भाषा और लिपि, हिंदी भाषा और लिपि के इतिहास से प्रश्न और साहित्य के इतिहास से प्रश्न प्रथम पत्र में जो रहते हैं उनका आइए देखते हैं किस प्रकार जो है वो प्रश्न 2025 में आए। तो पहला प्रश्न जो है आपके सामने, ये पहला प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए, है ना, लिखिए। प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में ये 5 टिप्पणियां हैं और इसमें अपभ्रंश और अवहट की व्याकरणिक संरचना के मुख्य अंतर, ये यूपीएससी का प्रश्न है। यूपीएससी का प्रश्न है अपभ्रंश और अवहट की व्याकरणिक संरचना के मुख्य अंतर। ये प्रश्न जो है सबसे पहला पाठ्यक्रम में यही खंड है, पाठ्यक्रम में सबसे पहले यही शीर्षक है, अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी।
तो अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी, और उसके बाद जो है वो ब्रजभाषा, अवधि, ऐसे। तो ये आरंभ ही होता है पाठ्यक्रम अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी, इसकी जो है वो व्याकरणिक विशेषताएं। ये बिल्कुल प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रतिवर्ष जरूर इन तीनों से, अपभ्रंश, अवहट या प्रारंभिक हिंदी से, या तो अलग अलग प्रश्न आएंगे, उनकी व्याकरणिक विशेषताओं को पूछता है, या फिर तुलनात्मक प्रश्न जो हैं वो आते हैं। ये जो प्रश्न है जो अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी से पूछा जाता है, इस प्रश्न में जो है वो दो तरह से रहता है। एक परंपरागतता से संबंधित प्रश्न होते हैं। परंपरागतता से अगर संबंधित जो प्रश्न होंगे या एक कालिक जो प्रश्न होंगे, उसमें व्याकरणिक विशेषताएं पूछी जाती हैं। और जो है वो काल क्रमिकता से अगर रहेगा तो तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तुलनात्मक प्रश्न है, यानी अपभ्रंश और अवहट की व्याकरणिक संरचना के मुख्य अंतर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपभ्रंश और अवहट की जो व्याकरणिक संरचना है, अपभ्रंश का जो कालखंड है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है, शताब्दी ईसा पूर्व से, है ना, ये ईसवी से, 6ठी शताब्दी ईसवी से ये लगभग 11वीं शताब्दी ईसवी तक ये अपभ्रंश का काल चलता है। और इसके बाद अवहट का काल शुरू होता है। और अवहट का काल जो है वो लगभग 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो है। लेकिन अवहट के जो साहित्य हैं, इनकी रचना अवहट के साहित्यों की जो है वो 14वीं शताब्दी तक चलती है। ठीक है, तो एक तरह से कहें तो 9वीं 10वीं शताब्दी से लेकर के, और अवहट की कुछ लोग मानते हैं कि अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप अवहट है। लेकिन इसमें जो है ध्वन्यात्मक स्तर पर, है ना, व्याकरणिक स्तर पर और शब्दकोशगत, है ना, शब्दकोश के स्तर पर जो है वो कई यहाँ पर अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही प्रचलित सवाल है और सभी बच्चे इस सवाल को करते हैं, आसानी से करते हैं। यहाँ आप ध्वन्यात्मक स्तर पर कई नई ध्वनियां जो हैं वो अवहट में आती हैं। इनमें जैसे आए औ जो नई ध्वनियां हैं, ये अवहट में आ जाती हैं। ये ध्वनियां अपभ्रंश में नहीं मिलती हैं। कई जो है वो ध्वनियों का सरलीकरण होता है। सरलीकरण की प्रवृत्ति जो है अपभ्रंश से शुरू होती है, और वो सरलीकरण की प्रवृत्ति अवहट में आकर के और ज्यादा जो है हो जाती है। व्याकरणिक विशेषताओं में ध्यान दीजिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश का व्याकरण जो है, अपभ्रंश में व्याकरणिक सरलीकरण होता है, और अपभ्रंश में जो रूप बनते हैं वो निर्विभक्तिक बनना शुरू होते हैं। निर्विभक्तिक रूप बनना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर अपभ्रंश में। लेकिन अभी भी अपभ्रंश में विभक्तियां बनी हुई थी। संस्कृत में कुल 21 विभक्तियां जो है लगती थी। पाली प्राकृत में 8 विभक्तियों का प्रयोग होता था। लेकिन अपभ्रंश में जो है वो विभक्तियों की संख्या कम हुई, और अपभ्रंश में प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी विभक्तियों का लोप हो गया। तो यहाँ जो विभक्तियों का लोप हुआ वो उसके कारण जो है वो परसर्गों का उदय हुआ। तो अपभ्रंश में विभक्तियों का लोप होता है और परसर्गों का उदय होता है। ठीक है, और यही जो परंपरा है अवहट तक आते आते सारे के सारे जो कारकीय रूप हैं वो निर्विभक्तिक हो जाते हैं, और परसर्गों का बड़ी संख्या में उदय जो है, परसर्गों का विकास होता है अवहट में। तो इस प्रकार कारक जो है वो परसर्गों के साथ यहाँ मिलते हैं। लिंग वचन उसी तरह चलता है। यहाँ पर अब जो है लिंग और वचन के रूप स्थिर होने लगते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल अवहट में आकर के सर्वनाम के रूप जो है आधुनिक बोलियों के करीब हो जाते हैं, और इस प्रकार
कई जो है वो शब्दकोशगत में अगर आप देखेंगे तो अपभ्रंश में भी जो है वो तद्भव शब्दों की प्रधानता थी। यहाँ पर भी जो है तद्भव शब्दों की प्रधानता है, लेकिन तत्सम शब्द भी अब जो है वो प्रयोग अधिक होने लगे थे और जो विदेशज शब्द भी अवहट में आने लगे थे। तो इस प्रकार आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे ये जो फोरम आईएएस में इसी तरह का कुछ जो है प्रश्न बनाया जाता है कि आप अगर ये अपभ्रंश और अवहट में अगर अंतर पूछे तब भी आप लिख सके, अवहट और प्रारंभिक हिंदी में अंतर पूछे तब भी आप लिख सकते हैं, या अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में अंतर पूछे तब भी आप लिख सकते हैं, अवहट और प्रारंभिक हिंदी में। तो ये हमारे जो है वो हम लोग के यहाँ ये टेस्ट में इस तरह का दिया गया था। इधर टेस्ट कोड है और उस टेस्ट कोड में ये प्रश्न बिल्कुल जो है हुबहू आया था। अगला प्रश्न है सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का आरंभिक रूप। ये सिद्धनाथ साहित्य से भी प्रश्न हमेशा संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में हिंदी वैकल्पिक विषय में आता है। ये सिद्धनाथ साहित्य में सबसे पहले ये समझिए कि सिद्ध कौन थे। तो ये सिद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के तंत्रयान संप्रदाय जो है इसके संत थे, तंत्रयान संप्रदाय से संबंधित थे। और इसमें जो है सरहप्पा, कन्हप्पा, लुइपा ये सब 84 राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्ध संतों का उल्लेख जो है मिलता है। नाथ जो थे ये नाथ पंथी ये योगी थे और ये जो है वो योग के मार्ग से ईश्वर प्राप्ति की साधना करने वाले ये योगी थे। और एक तरह से नाथ पंथ जिनमें जो है नाथ पंथ संप्रदाय के संस्थापकों में गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छंदर नाथ ये लोग, तो इनके द्वारा जो रचित साहित्य है उसी को सिद्धनाथ साहित्य कहा जाता है। तो सिद्धनाथ साहित्य जो है उसमें जो है वो प्रारंभिक हिंदी जो खड़ी बोली है उसका रूप सिद्धनाथ साहित्य में देखा जा सकता है। यहाँ जो है वो इनके साहित्य में सबसे प्रमुख विशेषता थी कि इनकी जो खड़ी बोली है, इनकी खड़ी बोली आम बोलचाल की जो है वो भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी। और ये आम बोलचाल की जो भाषा है इसमें शब्द बिल्कुल जो है आम बोलचाल में प्रचलित जो शब्द थे यानी तद्भव शब्दों की जो है यहाँ पर अपभ्रंश से खड़ी बोली निकलती हुई महसूस हो रही है। और यहाँ जो है अपभ्रंश के रूप से खड़ी बोली का बीज रूप यहाँ देखा जा सकता है यहाँ पर, या अपभ्रंश के बाद जो है वो प्रारंभिक हिंदी के आरंभ का काल यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ कई जो है वो देख सकते हैं इनके क्रिया रूप जई हैं, खई हैं, इस प्रकार यहाँ व्याकरणिक जो है उस प्रकार से हिंदी जो है उसका रूप देखा जा सकता है, यानी खड़ी बोली का रूप देखा जा सकता है। यहाँ जो है जो सिद्ध थे है ना, सिद्ध थे, इनकी जो रचनाएं थी इनमें चर्या पद प्रमुख थे, जबकि जो नाथ संप्रदाय के रचनाकार थे इनके दोहा के पद प्रमुख थे। तो यहाँ इन दोनों ने हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यहाँ हिंदी खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप जो है वो देख सकते हैं। अब इस तरह के प्रश्न जो है वो फोरम आईएएस के टेस्ट सीरीज में देखा जा सकता है कि ये 2 बार बिल्कुल ये कराया गया। यहाँ पर सिद्ध साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप देखिए यहाँ पर भी है जो है यानी आरंभिक रूप, यहाँ आरंभिक रूप आया है, यहाँ प्रारंभिक रूप, सिद्ध साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप, यहाँ आरंभिक रूप आप देख सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है हमारे यहाँ के टेस्ट सीरीज में, खड़ी बोली का बीज है ना, बीज रूप, बीज माने प्रारंभिक या आरंभिक, खड़ी बोली का बीज सिद्धों और नाथों के साहित्य में देखा जा सकता है उदाहरणों के साथ इस कथन को। तो ये जो है वो 2 बार करा दिया गया है बच्चों को और पूरी तरह से ये जो है हिंदी साहित्य
का जो बच्चा टेस्ट दिया होगा हमारे यहाँ, वो पूरी तरह से बड़ी आराम से इन प्रश्नों को हल किया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 के सी। देखिए, हिंदी भाषा के मानकीकरण की वर्तमान चुनौतियां, है ना। तो हिंदी भाषा के मानकीकरण की जो वर्तमान चुनौतियां हैं, मानक हिंदी किसको कहते हैं? मानक हिंदी जो है, मानक हिंदी वह हिंदी है जो मानक हिंदी वह हिंदी है ना। मानक हिंदी वह हिंदी है जो प्रशासन, शिक्षा, जो है साहित्य आदि में जो हिंदी प्रयोग किया जाता है उसे मानक हिंदी कहा जाता है। और हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास जो है वो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र से आरंभ होता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद जो है ये आगे चल करके और द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में इसका बहुत ही तीव्र विकास होता है मानकीकरण का और मानक हिंदी का। लेकिन मानकीकरण में समय के साथ साथ कई चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इन चुनौतियों में जैसे बोलियों का प्रभाव जो है हिंदी भाषा के मानकीकरण पर, अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए जो है वो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की कमी या वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली में संस्कृत निष्ठता, तो ये सब कई जो है वो चुनौतियां हैं वर्तमान में। इंग्लिश का बढ़ता, इंग्लिश जो है वो ज्यादा प्रयोग हो रहा है इस प्रकार, या तकनीकी या कंप्यूटरीकरण के लिए जो चुनौतियां हैं, ये सब मानकीकरण में एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो होकर के आई है हिंदी के लिए। अगला प्रश्न है भाषा और बोली में अंतर। तो ये दोनों प्रश्न हम लोग करा चुके थे यहाँ पर कि भाषा और लिपि में अंतर और भाषा और बोली में जो अंतर है उसके बारे में भी मिलता जुलता प्रश्न यहाँ। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है? ठीक है, भाषा एक समाज स्वीकृत जो है वो रूप होता है और समाज स्वीकृत और मानकीकृत, समाज स्वीकृत और मानकीकृत जो भाषा जो है वह समाज स्वीकृत और मानकीकृत जो है वो भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज स्वीकृत होता है, मानकीकृत होता है। जबकि बोली जो है भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप, ठीक है, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है वो बोली होता है। अब दोनों में कई तरह के अंतर होते हैं, भौगोलिक विस्तार में अंतर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भाषा का भौगोलिक विस्तार बड़ा होता है, बृहद होता है, इसका सीमित होता है, भौगोलिक विस्तार सीमित होता है। दोनों के जो है वो बिल्कुल मानकीकरण में अंतर होता है। भाषा मानकीकृत होती है, बोली में मानकीकरण का वो ये जो है वो भाषा का समाज, प्रशासन, शिक्षा आदि में भाषा का जो है वो उपयोग किया जाता है। जबकि बोली जो है वो लोकगीत और लोक क्षेत्रीय स्तर पर ही इसका विकास होता है। भाषा जो है वो साहित्य में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है और बोली का उस प्रकार। तो इस प्रकार भाषा और बोली जो है वो भौगोलिक दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से या दोनों के परिभाषा की दृष्टि से कई अंतर है। और इस प्रकार इससे मिलता जुलता जो है वो प्रश्न हम लोगों ने रखा था। भाषा और हमारे फोरम आईएएस में ये जो है भाषा और बोली का घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक साहित्यिक कारणों से एक बोली भाषा का रूप ले लेती है तो कभी भाषा बोली में परिवर्तित हो जाती है। भाषा और बोली का हमने संबंध यहाँ पर रखा था, हमारे प्रश्न में ये जो है आया था भाषा बोली का। अगला प्रश्न है मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक अंतर संबंध। यानी कि मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा में साहित्यिक अंतर संबंध, ये दोनों मध्यकाल में जो है वो प्रमुख साहित्यिक भाषाएं रही दोनों। आप जानते हैं कि अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की भाषा है ना, पूर्वी हिंदी से संबंधित है। जबकि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित भाषा है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी से संबंधित भाषा। अब ये जो दोनों
का भक्ति काल में या मध्य काल में विस्तार होता है दोनों भाषाओं का। और अवधि जो है वो राम भक्ति काव्य के लिए ये प्रमुख राम भक्ति साहित्य से संबंधित है, जबकि ब्रज भाषा जो है कृष्ण भक्ति साहित्य से संबंधित है। ठीक है। अवधि में जो है राम भक्ति और सूफी काव्य की रचना होती है। और अवधि के बड़े जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास या जायसी भी हैं, जबकि यहाँ पर ब्रज भाषा के बड़े रचनाकार जो हैं वो सूरदास है ना, रसखान, नंददास आदि। तो अब दोनों में जो है वो अवधि बिल्कुल सरल और सहज व्याकरण है, अवधि का सरल सहज व्याकरण है, जबकि ब्रज भाषा जो है इसमें रस, लय और मधुरता है, यानी माधुर्य है इसमें। और अवधि जो है इसका साहित्य अवधि का जो है वो प्रबंध काव्य है, जबकि जो है वो इसका साहित्य जो है वो आप मुक्तक के रूप में। तो दोनों में जो अंतर संबंध है ना, ये चूंकि दोनों के रचनाकार दोनों में रचना करते थे। जैसे तुलसीदास ने अवधि में भी रचना की और तुलसीदास ने जो है वो ब्रज भाषा में भी रचना की। कई ब्रज भाषा के भी रचनाकार जो हैं उन्होंने अवधि में रचना की। तो दोनों के साहित्य में जो संस्कृति है ना, वो बिल्कुल भक्ति काव्य में देखें तो दोनों के साहित्य में जो भक्ति है वो दोनों में मिलती है। तो इस प्रकार आपस में कई प्रकार के अंतर संबंध है। अब यहाँ देखिए, यहाँ का जो प्रश्न था, ब्रज, अवधि और खड़ी बोली में साम्य और वैषम्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि इसमें जो है वो दोनों इसमें इससे संबंधित जो प्रश्न है इसमें साम्य और वैषम्य यानी कि समानता और विषमता जो है, और इस क्रम में साहित्यिक अंतर संबंध भी दिखाया गया। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 19वीं सदी के खड़ी बोली आंदोलन के ऐतिहासिक कारकों और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। 19वीं शताब्दी के खड़ी बोली आंदोलन के ऐतिहासिक कारकों और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो ऐतिहासिक कारण क्या थे? 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली आंदोलन के विकास में और खड़ी बोली को स्थापित करने में जो ऐतिहासिक कारण थे वो थे सामाजिक राजनीतिक कारण प्रमुख थे। यहाँ पर जो है वो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय चेतना एक प्रमुख कारण था। राष्ट्रीय चेतना जो है वो एक प्रमुख कारण था। यहाँ हिंदी नवजागरण का विकास होता है और हिंदी नवजागरण जो है वो काफी एक प्रेरक कारण था खड़ी बोली के विकास में। इसके अलावा जो है वो हिंदी एकता या हिंदी क्षेत्र के जो है लोगों में एकता का कारण था, जो कि इन सब के कारण 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास होता है और इसका प्रभाव जो है राष्ट्रीय एकता पर पड़ता है, भारतीय संस्कृति पर पड़ता है और भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलनों पर पड़ता है। और इसका प्रभाव यह होता है कि लोगों में ये खड़ी बोली जो है वो लोगों में एकता के लिए माध्यम बनती है और पूरे भारत में यह खड़ी बोली के समर्थन में लोग खड़े होते हैं भारत के हर कोने से। तो इस प्रकार अब बिल्कुल जो है जिस प्रकार हमने बताया कि सामाजिक राजनीतिक कारण मुख्य रहे हैं खड़ी बोली के 19वीं शताब्दी के विकास में, उस आंदोलन को ये इससे मिलता जुलता 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में सामाजिक सुधार आंदोलन है ना, यानी कि सामाजिक जो कारक थे
सामाजिक सुधार आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका, और वो जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनमें जो है वो नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना आदि सभी कुछ शामिल थे। तो इस जो है मिलते जुलते लगभग प्रश्न से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के सामने उपस्थित वर्तमान कालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के सामने उपस्थित जो वर्तमान कालीन चुनौतियां हैं, ये कई प्रकार की चुनौतियां हैं। सबसे तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं का दबाव है, और जो है क्षेत्रीय भाषाओं का यह दबाव इस तरह से है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो है भाषा थोपने जैसा है ना, भाषा जो है वो थोपने का प्रयास बहुत लोग मानते हैं। लोगों का मानना है कि भाषा को जो है जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो ये बहुत ही जो है वो भाषाई विविधता जो है वो भाषाई विविधता में एक बहुत बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी के समक्ष। यहाँ गैर हिंदी राज्यों का विरोध है, गैर हिंदी राज्यों का विरोध है। अभी हाल ही में जो है महाराष्ट्र में देखा गया, तमिलनाडु में पहले से विरोध है, बंगाल में विरोध है। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी के सामने जो है वो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अंग्रेजी का बढ़ता प्रयोग जो है वो चुनौतियां हैं। शिक्षा साहित्य हर चीज में अंग्रेजी, या जो है वो आजकल सोशल मीडिया आदि पर भी अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह जो है वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी के सामने ये एक चुनौती बनी हुई है। यहाँ क्षेत्रीय अस्मिता का भी प्रश्न, और एक तरह से कहें तो भाषाई राष्ट्रवाद जो है इसका उदय यहाँ देखने को मिल रहा है वर्तमान परिस्थितियों में। इसके कारण भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को जो है वो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें शब्दावली के मानकीकरण में समस्या आ रही है, और तत्सम शब्दों की प्रधानता को लेकर के भी चुनौतियां आ रही हैं। कई चुनौतियां हैं जिसमें जो है वो तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों को लेकर के कि जो कि संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट शब्द वो उनके लिए गढ़े जा रहे हैं। इन सब के कारण बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब इस तरह के मिलते जुलते जो प्रश्न हैं वो हमारे टेस्ट में जो है फोरम आईएएस के टेस्ट में यहाँ देखिएगा पूरी तरह से ऐसे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष आए व्यवधानों, देखिए हिंदी के समक्ष आए व्यवधानों और उनके कारणों पर प्रकाश डालिए। ये जो है हमारे हम लोग के टेस्ट में इस तरह से प्रश्न आया, ये 2 बार आया, राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्याएं। ठीक है, ये जो है वो इस तरह का सवाल 2 बार पूछा गया, और बिल्कुल ये चुनौतियां या समस्याएं जो हैं बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है। अगला प्रश्न है संत साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप की सोदाहरण चर्चा कीजिए। संत साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप की सोदाहरण चर्चा कीजिए। ठीक है, तो संत साहित्य जो है उसमें खड़ी बोली का ही अधिकतर प्रयोग किया गया है। हालांकि उनकी भाषा जो है उसको पचमेल खिचड़ी या मिली जुली भाषा कहा जाता है, क्योंकि संत जो थे, संत साहित्य जो है, संत साहित्य ये निर्गुण मार्गी जो संत थे, जिसमें कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल है ना, ये सब जो संत थे, ये सभी इनकी रचनाओं को संत साहित्य कहा जाता है, और ये निर्गुण मार्गी संत हैं। तो ये चूंकि घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे, अतः इनके भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव था, लेकिन मुख्य रूप से इनकी भाषा में जो है वो खड़ी बोली का प्रभाव था, मुख्य रूप से खड़ी बोली का प्रभाव था। और इनकी भाषा जो है वो
आम जन के करीब थी और इनकी भाषा सहज सरल भाष खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। इसमें लोक से उठाए हुए शब्दों का प्रयोग था। बिल्कुल व्याकरणिक आग्रह जो है उस तरह का नहीं था। ये कठिन व्याकरणिक अनुशासन में इनकी खड़ी बोली नहीं थी। ये सब विशेषताएं हैं इनकी खड़ी बोली की। तो इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने बिल्कुल अपने टेस्ट सीरीज में दिया था, फोरम आईएएस के इस टेस्ट सीरीज में, और हम लोगों ने दिखाया ये बिल्कुल कि संत कवियों की भाषा सधुकड़ी या पचमेल खिचड़ी है ना, संत कवियों की भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी और खड़ी बोली। तो इस प्रकार जो है बिल्कुल ये हाँ, मिलता जुलता, बिल्कुल सेम कहे तो उसी तरह का यह प्रश्न है जैसा प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के 2025 के जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से खड़ी बोली का आप जो है वो प्रयोग अगर लिखेंगे प्रश्न तो संत साहित्य की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद संत साहित्य में खड़ी बोली की विशेषताएं क्या है। ऐसे इसमें मिली जुली जो है भाषाएं हैं, ब्रज भी है, अवधी भी है, खड़ी बोली भी है, लेकिन खड़ी बोली की प्रधानता है और खड़ी बोली की जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 3A, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किस सीमा तक इसे संस्कृत की व्याकरणिक संरचना पर आधारित कहा जा सकता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है और यहां जो लगाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा नया यहां मिल रहा है ना, किस संस्कृत व्याकरण से साम्यता और वैषम्यता पर आ सकता है, क्योंकि जो हिंदी का विकास हुआ है उसकी जननी उस जो है आरंभ संस्कृत से ही होता है। संस्कृत प्राकृत जो है वो पहले आते हैं मुद्दे पर मानक हिंदी। मानक हिंदी क्या है? तो किसी भी देश में या कहीं भी जो भाषा होती है वो भाषा यदि प्रशासन की भाषा हो, शिक्षा की भाषा हो, वो साहित्य की भाषा हो, तो हिंदी जो प्रशासन, शिक्षा और साहित्य में प्रयोग की जाती है जो हिंदी, इस हिंदी को मानक हिंदी कहा जाता है। और मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना जो है ये मानक हिंदी में ध्वन्यात्मक जो विशेषताएं हैं इसमें जो है वो ध्वनियां हैं, स्वर, व्यंजन, इन सब का उल्लेख करते हुए व्याकरणिक विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताओं में आप जो है वो संज्ञा, कारक, परसर्ग यानी कर्ता के ने चिन्ह, इन यानी कि संज्ञा और कारक जो है, संज्ञा और कारक का जो है उल्लेख करेंगे। उसके बाद सर्वनाम, और सर्वनाम जो है ना, ये जो सर्वनाम है इसमें पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम का भी बिल्कुल वो वर्णन करते हुए हम शॉर्ट में जो है उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो है क्रिया रचना, काल रचना, क्रिया रचना, काल रचना, काल रचना है ना, अव्यय आदि जो है अव्यय, वाच्य, अव्यय, वाच्य है ना, वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो ये सब जो है वर्णन करेंगे। उसके बाद अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि किस सीमा तक इसे संस्कृत की व्याकरणिक संरचना पर आधारित कहा जाता है। तो संस्कृत से हिंदी का व्याकरण मिलता जुलता है। हिंदी के व्याकरण का जो आधार है वो संस्कृत पर ही, जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे लिंग है ना, लिंग व्यवस्था जो है वो संस्कृत में ही था, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते थे। नपुंसक लिंग यहाँ नहीं है, अब वर्ण से आते आते यहाँ नपुंसक लिंग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा कि वचन व्यवस्था जो है, वचन व्यवस्था ये संस्कृत से ही हिंदी, वचन संस्कृत में भी था और वहाँ 3 वचन हुए थे। हिंदी में जो है वो 2 वचन यहाँ देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ आप जैसे लिंग में है ना, लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जैसे बालक, बालक है ना, और जो है पुल्लिंग में बालक और स्त्रीलिंग में जो है वो बालिका,
बालिका। यही हिंदी में जो है वो पुल्लिंग में लड़का, लड़का और लड़की, मतलब इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक, तो कई जो है रूप हैं वो उसी तरह लिए गए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि कारक व्यवस्था है, तो संस्कृत में भी 8 कारक थे, 8 कारक थे, हिंदी में भी 8 कारक हैं। तो कारक व्यवस्था भी संस्कृत और हिंदी में साम्य रखता है। इसके अलावा जो है वो काल रचना भी, जैसे कि वर्तमान काल और भूतकाल के जो क्रिया रचना है वो बिल्कुल मिलता है, मिलता जुलता है। जैसे कि वर्तमान काल में जो है वो गच्छति संस्कृत में प्रयोग होता है, गच्छति यानी जाता है, जाता है। और भूतकाल में संस्कृत में प्रयोग जो है वो होता है यहाँ आगच्छ, आगच्छ, है ना, ये यानी कि आया, आया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है वो बिल्कुल ये काल रचना वगैरह सब संस्कृत से यहां मिलता जुलता है। तो मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना का विश्लेषण कीजिए, ये पार्ट पूरा जो है वो आया है, यानी प्रमुख विशेषताएं, व्याकरणिक संरचना की विशेषताएं, और जो है वो फोरम आईएएस के टेस्ट में ये जो है क्वेश्चन हूबहू मानक हिंदी वाला है। संस्कृत ये कुछ विशेष आया है, ठीक है, अलग आया है थोड़ा हटके। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के विकास में सूर पूर्व कवियों के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न जो है बी 3 का जो है वो बी है, सूर पूर्व जो ब्रज भाषा के विकास में सूर पूर्व कवियों के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। तो कहीं भी पढ़ाया जाता है तो मध्यकाल में ब्रज भाषा का विकास, तो मध्यकाल में ब्रज भाषा का विकास जो है, मध्यकाल में जो है वो ब्रज भाषा का विकास मध्यकाल में ब्रज भाषा का जो विकास होता है ना, यहाँ देखेंगे तो उसको 3 खंडों में बांटा जाता है। शूर पूर्व काल, शूर के का काल और शूर के बाद ब्रज भाषा का विकास। तो शूर पूर्व काल जो है, तो ये पूरा का पूरा प्रश्न जो आता है मध्यकाल में ब्रज भाषा का विकास। अब इसमें शूर पूर्व काल में जो है वो ब्रज भाषा आप देख सकते हैं विकास जो होता है वो रासो साहित्य से ही जो है वो मिलने लगता है। रासो साहित्य में, पृथ्वीराज रासों में, पृथ्वीराज रासों में जो है वो ब्रज भाषा का रूप आप देख सकते हैं। चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासों में जो है वो यहाँ पर कवियों का विकास आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो संत काव्य धारा में भी, संत साहित्य में भी जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग देख सकते हैं। तो संत साहित्य में भी ब्रज भाषा का प्रयोग बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ इसके अलावा कृष्ण भक्ति काव्य में जो है, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा रहती है ब्रज भाषा। कृष्ण भक्ति काव्य की, है ना, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा रहती है ब्रज भाषा। तो कृष्ण भक्ति काव्य के जो सूर से पूर्व के जो कवि हैं, नंददास, परमानंद दास, है ना, नंददास, परमानंद दास, इन लोगों ने जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो कहने का यह मतलब है कि सूर के पूर्व ही ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इसमें जो लालित्य, माधुर्य या रसात्मकता, लयात्मकता जो है वो सूर के पूर्व ही जो है वो उसकी नींव पड़ चुकी थी, और उसी नींव पर जो है सूरदास ने ब्रज भाषा को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जो कि मध्यकाल में स्वर्ण युग जो है हिंदी साहित्य का मध्यकाल स्वर्ण काल था। तो इस तरह हम यहाँ पर जो है टेस्ट में ये प्रश्न मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास की विवेचना कीजिए। तो इसमें तीनों जो है कालखंड समाहित होता है, यानी सूर पूर्व कालखंड, सूर कालीन कालखंड और सूर के बाद का कालखंड। तो ये जो है वो मिलता जुलता प्रश्न इससे है। देवनागरी लिपि
के मानक रूप का परिचय देते हुए मानकीकरण हेतु किए गए प्रमुख प्रयत्नों की चर्चा कीजिए। देवनागरी लिपि जो है वो भारत की मानक लिपि है ना? भारत भारत की मानक लिपि है, यानी कि ये जो देवनागरी लिपि है वो हमारे संविधान में देव हिंदी जो राजभाषा हिंदी है उसकी प्रमुख राजभाषा हिंदी के लिए मानक लिपि इसको निर्धारित किया गया है। तो ये हिंदी के लिए जो है वो मानक लिपि है और हिंदी की मानक लिपि है, और मानक लिपि में जो इसकी विशेषताएं होती हैं, यह वैज्ञानिक लिपि है। इसमें जो है स्वर और व्यंजन ध्वनियों का पूरा जो है पूरी व्यवस्था होती है। यह जो लिपि है देवनागरी, ये लिपि इसमें मानक देवनागरी में सीरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। सीरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। मानक देवनागरी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये सब जो है वो विशेषताएं यहाँ देनी है। ठीक है। तो ये जो लिपि है वो प्रशासन, शिक्षा, साहित्य आदि के लिए मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। अब देवनागरी लिपि या मानक देवनागरी लिपि के सुधार के कई प्रयास किए गए। ये प्रयास जो है वो दो स्तर पर किए गए। एक संस्थागत स्तर पर जो है, और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर। तो संस्थागत स्तर पर जो है नागरिक प्रचारित सभा या उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार आदि के द्वारा जो है इसमें किया गया, कई तरह के सुधार किए गए। देवनागरी लिपि में द्वित्व जो संयुक्ताक्षर थे उनके जो कई प्रकार के सुधार किए गए, वर्तनी में सुधार किया गया। इस प्रकार जो है वो इसमें कई प्रमुख प्रयत्न किए गए। अब इस तरह का जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयासों की समीक्षा करें, ये जो है देखिए। और इस सारे जो प्रश्न हमारे यहाँ फोरम आईएएस में है, ये प्रश्न जो है मैक्सिमम 2025 के टेस्ट सीरीज से हैं, जो इस एग्जाम के लिए इसे जो है वो दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नागरी लिपि सुधार आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये कई बार रिपीट हुआ है। नागरी लिपि में सुधार के प्रयत्नों की दिशा, हिंदी के मानकीकरण की प्रक्रिया में नागरी लिपि सुधार के प्रयासों, बिल्कुल जो है ये इसी तरह का प्रश्न कई बार बच्चों से जो है दोहरावाया गया है। अर्थात इस तरह का प्रश्न अगर कोई स्टूडेंट तैयार कर लेता है तो वो बिल्कुल जो है वो अपने आप को बिल्कुल सुविधाजनक फील करेगा, महसूस करेगा कि वह जो है उसका ये वैकल्पिक विषय जो है वो पूरी तरह से वो अपने वैकल्पिक विषय में अच्छा अंक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वाधीनता आंदोलन ने जन भाषा के रूप में हिंदी के विकास को किस तरह प्रभावित किया? स्वाधीनता आंदोलन ने जन भाषा के रूप में, स्वाधीनता आंदोलन में यह महसूस किया गया कि पूरे भारत में एक जो है वो संपर्क भाषा या एक माध्यम होना चाहिए आपसी जो है वो विचार विनिमय के लिए, और इस माध्यम के रूप में जो है वो हिंदी को जन भाषा के रूप में जो है वो मान्यता मिली। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है भारतेंदु से लेकर के और गांधी आदि नेताओं ने इसे जन भाषा बनाने में और इसे अखिल भारतीय स्तर पर एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये जो है वो जन भाषा के रूप में हिंदी जो खड़ी बोली थी, जो कि एक बोली के स्तर पर थी खड़ी बोली, वो एक भाषा के स्तर पर स्थापित होती है। उसका अपना साहित्य होता है, उसका अपना जो है वो उसका मानकीकरण होता है, जन भाषा के रूप में वह स्थापित होती है नेताओं के प्रयास से, संस्थाओं के प्रयास से, और यही हिंदी आगे चल करके जो है वो राजभाषा भारत की बनती है। इस तरह का प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्नों की समीक्षा कीजिए। हिंदी जो है वो जन भाषा
की विशेषता थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा के स्तर को प्राप्त कर सकी, स्तर को प्राप्त कर सकी ही। भारत के संविधान में हिंदी जो है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, राजभाषा का दर्जा, उस स्तर को प्राप्त कर सकी जो आम भारतीयों की भाषा बनी, आम भारतीयों की संपर्क भाषा बनी। और ये सब कुछ हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो ये 2 बार पूछा गया प्रश्न जो है हमारे यहाँ कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्नों की समीक्षा कीजिए। बिल्कुल, स्वतंत्रता आंदोलन ने जनभाषा के रूप में हिंदी के विकास को किस तरह यही प्रतिष्ठित करने, ये राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने या जनभाषा, बिल्कुल एक तरह का, या फिर दूसरा प्रश्न जो स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी और स्वतंत्रता आंदोलन में क्या संबंध था, बिल्कुल इस तरह से जो है आप डील कर सकते हैं। ये प्रश्न करवाया गया है फोरम आईएएस में। और इस तरह जो है जो रिसर्च टीम है वो बिल्कुल सिलेबस के एक एक बिंदु को यह ध्यान रखती है कि कहाँ से प्रश्न आ सकता है, कैसे प्रश्न आ सकता है। अतः कई प्रकार से प्रश्नों को बनाया जाता है ताकि बच्चों को जो है वो प्रश्न पूरी तरह से तैयार कराया जा सके। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जायसी और तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त अवधि के रूपों में मुख्य अंतरों की सोदाहरण विवेचना करें। देखिए, ये प्रश्न था कि जो है वो ब्रज भाषा और अवधि का विकास, ठीक है, मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधि का विकास, और मध्यकाल में जो अवधि का विकास होता है, ये प्रश्न था मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधि का विकास, और वो जो अवधि का विकास होता है इसमें हम लोगों ने जो है वो तुलनात्मक जो है वो सॉल्यूशन दिया था कि अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में जो विकास होता है, सूफी काव्य धारा का विकास, यानी सूफी कवियों मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में अवधि का प्रयोग। अब इसमें देखिए अंतर, यहाँ पर मुख्य अंतर, यहाँ पूरा अंतर दिया गया है। अवधि का प्रयोग करके उसे परिपक्व साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। जायसी की अवधि जहाँ एक और लोक तत्व और लोक संस्कृति, आपका प्रश्न जहां बिल्कुल छूट रहा हो वहां आप इसको जोड़ करके और कई तरह से जायसी ने जो है वो लोक प्रचलित बोली अवधि का प्रयोग किया, जिसे ठेठ अवधि कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो जायसी की जो है अवधि और तुलसीदास की अवधि की कई प्रकार से हम लोग जो है और चर्चा कर चुके हैं। ये प्रश्न अवधि में लोक मंगल की अवधारणा, एक प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर दिया था, हमारे टेस्ट सीरीज में आया था। वहाँ पर भी जो लोक मंगल की अवधारणा है वो जायसी के यहाँ कैसे है लोक मंगल, और उनकी भाषा की क्या विशेषताएं हैं, और तुलसी की भाषा अवधि की क्या विशेषताएं, वहां पूरी तरह से जो है उस अंतर को दिखा दिया गया। यहाँ बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ रामचरितमानस में इनकी अवधि जो है संस्कृत और तत्सम शब्दों इसके प्रयोग से है, अधिक परिष्कृत है, जिसमें न केवल लोक भाषा बल्कि ये जो है हमारे टेस्ट से उत्तर है। अगला प्रश्न है, खुसरो के साहित्य में प्रयुक्त हिंदी की विशेषता, इसको भी कई रूप में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो जो है वो उनकी जो बोली है, अमीर खुसरो हिंदी को हिंदवी बोलते हैं, और अमीर खुसरो वो प्रथम रचनाकार, साहित्यकार कहिए थे या विद्वान थे जिन्होंने पहली बार खड़ी बोली के बिल्कुल आधुनिक रूप के समान हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया अपने पहेलियों, मुकरियों आदि में। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, ये बिल्कुल जो है वो खड़ी बोली। लेकिन इनकी खड़ी बोली की जो विशेषताएं हैं, ये हिंदी की जो विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताएं हैं कि इन्होंने हिंदी में जो है हिंदी के साथ साथ फारसी शब्दों का जो है फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। यानी इनके हिंदी में फारसी शब्दों का प्रयोग है। आम बोलचाल की भाषा का, आम बोलचाल वाली हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया, यानी खड़ी बोली का जो पूर्ववर्ती रूप है उसका इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी जो खड़ी बोली है, इनकी खड़ी बोली में अवधि और ब्रज के भी तत्व लिए गए हैं। और ये जो है इनकी खड़ी बोली में
इन्होंने जो अपने काव्य रचना की, है ना, इसमें संगीतात्मकता है, जैसे कव्वाली आदि की रचना की इन्होंने। और इनकी खड़ी बोली जो है उसमें लोक तत्वों को भी लिया गया है। जैसे छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, ठीक है। तो लोक तत्व, छापा तिलक, ये सब लोक तत्व हैं, वहां से भी उठाए। तो इनकी खड़ी बोली जो है वो लोक से प्रभावित है, लेकिन खड़ी बोली का जो है एक परिष्कृत रूप, आरंभ, उसका आरंभ देखने को मिलता है ये खुसरो के। यहाँ हम लोगों ने इस यहाँ पर जो है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट्स को तैयार कराने के लिए दिया गया था ऐसा प्रश्न, है ना। अमीर खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए खड़ी बोली जो है यानी हिंदी जो है उसकी उसका आरंभिक स्वरूप, यहाँ प्रारंभिक खड़ी बोली और अमीर खुसरो में खड़ी बोली, हिंदी हिंदी का प्रयोग यानी कि खड़ी बोली का प्रयोग, ठीक है। तो खुसरो की काव्य भाषा, यानी यहाँ पर भी खुसरो की जो काव्य भाषा है उसमें हिंदी का प्रयोग किस प्रकार हुआ, इसको कई रूप से कई बार जो है वो घुमा करके पूछा गया, लेकिन विषय वही है बिल्कुल उसी तरह। तो लगभग लगभग जो है प्रत्येक प्रश्न उस तरह से उसके निकट बिल्कुल पूछा गया है, और जो कि एक स्टूडेंट्स को हिंदी साहित्य तैयार करने के लिए बहुत ही जो है सहायक सिद्ध हुआ इस बार। और छात्र जरूर ही जो है वो उनको सहायता मिली होगी और वो बहुत अच्छे से लिखे होंगे, ये उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो जैसे निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखी है ना 150, इसमें कई बार हम लोगों ने प्रश्न किया है। प्रेमचंद और यथार्थवाद, यशपाल में यथार्थवाद, अलग अलग सेकंड पेपर में हम लोगों ने जो है इससे प्रश्न लाया है, ठीक है। तो ये हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद, जैसा कि आप जानते हैं कि यथार्थवाद का मतलब क्या होता है। यथार्थवाद का मतलब होता है यथार्थवाद यानी यथार्थ की भावना, जो समाज में दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, उसका सीधा और सच्चा जो है वो प्रयोग, समाज में जो दिख रहा है उसका सीधा और सच्चा जो है वो वर्णन, यही यथार्थवाद कहलाता है। यथार्थवाद में कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है ना, यथार्थवाद में कल्पना के लिए। तो अगर हिंदी उपन्यास में यथार्थवाद का आरंभ देखें तो हिंदी उपन्यास में यथार्थवाद का आरंभ भारतेंदु युग से ही जो है वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। बालकृष्ण भट्ट आदि जो साहित्यकार थे वहां से आगे चल करके यह यथार्थवाद जो है लल्लू जी लाल आदि में भी कुछ कुछ जो है उनके यहाँ भी देखने, प्रेमचंद के यहाँ आकर के यह यथार्थवाद पूरी तरह से जो है वो स्थापित हो जाता है। प्रेमचंद ने जो है वो गबन, सेवा सदन, गोदान, इनका जो महत्वपूर्ण यथार्थवादी उपन्यास है वो गोदान है, जिसमें समाज का जो है वो बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया गया है। एक गांव का यथार्थ चित्रण किया गया है, एक किसान का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो पूरी तरह से यथार्थवाद प्रेमचंद, आगे विकास होता है इस यथार्थवाद का। हालांकि थोड़ा सा द्विवेदी काल में भी, भारतेंदु काल के बाद द्विवेदी काल में भी यथार्थवाद थोड़ा सा देखने को मिलता है चित्रलेखा में। और यहाँ पर जो है प्रेमचंद के यहाँ यह ये यथार्थवाद से पूर्व अय्यारी आदि उपन्यास देखने को मिलते थे, जैसे कि चंद्रकांता आदि में। अब प्रेमचंद ने पूरी तरह से उस अय्यारी को निकाल करके निखालिस यथार्थवाद को सामने रखा, और आगे चल के इसका विकास होता है यशपाल के दिव्या में, है ना। यशपाल के दिव्या में यानी कि प्रगतिवाद में यथार्थवाद का और विकास होता है। प्रगतिवादी चरण में जो है वो नई कविता चरण में धर्मवीर भारती, इन लोगों के यहाँ भी यथार्थ दर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो यथार्थवादी चित्रण उपन्यासों में। अब कह रहा है कबीर की लोकोन्मुखता, लोकोन्मुखता माने सामाजिकता, लोकोन्मुखता का मतलब होता है सामाजिकता, यानी कि कबीर जो है लोक से जुड़ने की भावना कबीर में थी, और लोकोन्मुखता थी, सामाजिकता थी। कबीर जो है वो एक क्रांतिकारी कवि थे,
कबीर ने पूरी तरह से जो है वो समाज के लिए अपनी रचना को समर्पित किया और कबीर की रचना का आदि मध्य और अंत समाज से जुड़ा हुआ है। तो कबीर जो है वो समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो धार्मिक आडंबर हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो सामाजिक भेदभाव है, चाहे वो सांप्रदायिक भेदभाव है, जातिवादी भेदभाव, इन सब पर कबीर ने जो है वो अपने विचारों को व्यक्त किया। तो इस प्रकार कबीर जो है वो एक लोकोन्मुखी रचनाकार हैं और इस तरह से हम लोगों ने कबीर के सामाजिक चिंतन की आधुनिकता यानी कबीर के सामाजिक चिंतन और उसमें आधुनिक जो है प्रासंगिकता या आधुनिकता को भी यहाँ दिखाया गया। तो इस प्रकार ऐसा प्रश्न इससे मिलता जुलता प्रश्न यहाँ हम लोगों ने कराया। बिल्कुल लगभग लगभग मिलता जुलता प्रश्न जो है उनके सामाजिक चिंतन से और सामाजिकता से जो है वो मिलता जुलता प्रश्न कराया गया है। अगला प्रश्न है दिनकर की सामाजिक चेतना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिनकर जो है ये एक राष्ट्रवादी कवि हैं और दिनकर की रचनाओं में गांव, गरीब, किसान, देहात की जो है वो गांव की व्यवस्था, इन सब का जो है वो चित्रण देखने को मिलता है। दिनकर की रचनाओं में जो है आप देख सकते हैं उनकी रचनाएं पूरी तरह से जो है वो वहाँ ग्रामीण जीवन का वहाँ जो है वो चित्रण देखने को मिलता है दिनकर की रचनाओं में। तो इस प्रकार दिनकर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और इनकी रचनाओं में पूरी तरह से जो है वो ग्रामीण और सामाजिक चेतना का जो भी, चाहे रश्मि रथी हो या दिनकर का कुरुक्षेत्र है, इनकी रचनाओं में जो है वो सामाजिक चेतना की जो है वो झलक मिलती है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य का परवर्ती हिंदी साहित्य पर प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की विशेषताओं पर या हिंदी साहित्य की भाषा पर सिद्ध साहित्य का जो है वो व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य में, है ना, सिद्ध साहित्य समझ रहे हैं, सिद्ध साहित्य यानी कि जो बौद्ध तंत्रयान, बौद्ध धर्म के तंत्रयान संप्रदाय के जो संत थे, इन्हें सिद्ध कहा जाता है और इनके साहित्य को सिद्ध साहित्य, ये 84 जो है वो माने गए हैं सिद्ध, और इनमें सरहप्पा, कन्हप्पा, लुईपा, डोंबिकपा, ये सब जो है वो सिद्ध रचनाकार माने जा। तो इनकी रचनाओं को सिद्ध साहित्य कहा गया। इनकी रचनाओं में जो विशेषताएं जो है वो एक सोता के रूप में निकली हैं या एक स्रोत के रूप में जो विशेषताएं एक स्रोत के या सोता के रूप में निकलती हैं, ये विशेषताएं आगे चल करके जो है बृहद नत का रूप ले लेती हैं। जैसे आध्यात्मिकता यही जो है वो भक्ति काल में इनकी जो आध्यात्मिकता है वो भक्ति काल में आकर के पूरी तरह से वो प्रमुख जो है वो प्रवृत्ति बन जाती है। इसी प्रकार इनके यहाँ जो रहस्यमय श्रृंगार है, वो रहस्यमय श्रृंगार जो है यह भी जो है इनके यहाँ से आता है और आगे चल के भक्तिमय श्रृंगार या फिर रीति काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति का विकास होता है। भाषा जो हिंदी यानी कि खड़ी बोली का जो बीज रूप यहाँ देखने को मिलता है, ये बीज रूप आगे चल के एक बृहद वृक्ष के रूप में हिंदी का और आधुनिक हिंदी के रूप में उसका विकास होता है। तो इस प्रकार सिद्ध साहित्य जो है उसका परवर्ती हिंदी साहित्य पर व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ता है और ये जो बीज रूप यहाँ पर थे वो आकर के बृहद वृक्ष के रूप में हिंदी साहित्य में देखने को ये मिलता है। अगला कह रहा है आचार्य हेमचंद्र की कविता। तो हेमचंद्र एक प्रमुख जो है वो रचनाकार रहे हैं और
हेमचंद्र ने कई जो है वो पुस्तकों की रचना की। इनमें जो है ये अपभ्रंश का व्याकरण भी लिखा इन्होंने। तो आचार्य हेमचंद्र बहुत बड़े विद्वान थे, ये व्याकरणाचार्य थे, साहित्यकार थे, कवि थे कई। और ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये गुजरात के जो है गुजरात के, है ना, चालुक्य सोलंकी सोलंकी शासकों के दरबार में रहते थे। ये जो है वो चालुक्य सोलंकी शासकों के दरबार में रह करके, और इन्होंने कई जो है काव्यों की रचनाएं की। इनके काव्य की विशेषता थी कि इनके काव्य में धार्मिकता, है ना, खास करके जैन धर्म और इन सब के जो है वो प्रभाव, जैन आचार्य थे हेमचंद। तो इनके काव्य में धार्मिकता, ऐतिहासिकता और जो है कई रूप देखे जा सकते हैं। तो आचार्य हेमचंद्र की पूरी जो है वो जीवनी और आचार्य हेमचंद्र के जो भी आचार्य हेमचंद्र की विशेषताएं हैं, वो हम लोगों ने आचार्य हेमचंद्र के बारे में प्रश्न पूछ लिया है, जिसमें कि उनकी पूरी की पूरी विशेषताएं जो हैं वो इसमें देनी होती है। तो आचार्य हेमचंद्र एक व्याकरणाचार्य या व्याकरण आचार्य हेमचंद्र एक कवि, ये सब कुछ जो है इस प्रश्न में। तो बिल्कुल ये प्रश्न जो है उसी का एक पार्ट संघ लोक सेवा आयोग ने पूछा है, आचार्य हेमचंद्र की कविता, जो कि हम लोग जो है आचार्य हेमचंद्र पूरा पूछ चुके हैं। और ये हमारे यहाँ जो है फोरम आईएएस में बच्चों को तैयार कराया गया है पूरी तरह से। आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह से हिंदी साहित्य की अगर तैयारी कोई स्टूडेंट किया है, तो वह जो है वो बिल्कुल सहज रूप से इन जो है प्रश्नों को हल करेगा और बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृष्णा सोबती के उपन्यासों की स्त्री दृष्टि पर वर्तमान स्त्री विमर्श के संदर्भ में विचार कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्णा अभी आधुनिक जो युग है, यहाँ साहित्य में कई परिवर्तन हुए। यहाँ दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श। तो यहाँ जो है वो सभी इन विमर्शों, आदिवासी विमर्श, दलित स्त्री विमर्श, ये सब जो है यहाँ चल रहा है। तो इनमें कृष्णा सोबती जो है वो दलित विमर्श और दलित ये स्त्री विमर्श और स्त्री चेतना की महत्वपूर्ण जो है वो रचनाकार हैं। कृष्णा सोबती के जो साहित्य हैं, इनमें स्त्रियों की जो पारंपरिक धारणा है उसके विरुद्ध आवाज इन्होंने उठाया है। स्त्रियों के पारंपरिक रूप के विरुद्ध, पारंपरिक रूप के विरुद्ध जो है इन्होंने आवाज उठाया, आवाज उठाया। और इनका जो उपन्यास है उसमें आप देख सकते हैं कई परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वो बंधन से मुक्ति की आवाज है, यानी नारी मुक्ति की आवाज है। इसमें यौनिकता, है ना, यौनिकता, नारियों के बीच यौन भावनाओं का जो है वो प्रत्यक्ष प्रकटीकरण, जिसको कि यौनिकता के नाम से भी जो है कहा जाता है। तो बिल्कुल अब इनके उपन्यास मित्रों मरजानी में आप देखेंगे कि पूरी तरह से इन्होंने जो है वो यहाँ पर मित्रों मरजानी में दिखाया है कि किस तरह एक जो है वो नारी अपनी यौनिकता का उद्घाटन करती है, अपनी यौनिकता को। या इनके जितने भी जो है वो उपन्यास हैं, जैसे कि ये लड़की, ऐ लड़की, है ना, ऐ लड़की, ऐ लड़की, इन सब में भी इन्होंने जो है स्त्री चेतना और इस स्त्री मुक्ति का इन्होंने आवाज उठाया। नारी विमर्श पर बहुत जो है वो बेबाक रही हैं कृष्णा सोबती। ये बिल्कुल सेम जो है इस तरह का किया गया। कृष्णा सोबती की उपन्यासों में स्त्री चेतना और समाज का चित्रण कैसे मिलता है, तो इस प्रकार हमारे रिसर्च टीम ने फोरम आईएएस के ये हूबहू ये प्रश्न लगभग जो है वो दिया बच्चों के लिए, और बच्चों ने इसकी तैयारी की। वो सारा जो है वो आपको
जो जो प्रश्न दिया गया वो इसी तरह से, तो बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने फोरम आईएएस का हिंदी साहित्य के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इस तरह से या इससे संबंधित जो है वो टेस्ट हमारे यहाँ जो होते हैं उसमें प्रश्न बिल्कुल मिलते जुलते आए हैं और उससे जो है बच्चों को बहुत फायदा हुआ होगा इसके लिए। तो ये जैसे है विद्यापति की आध्यात्मिकता पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी की समीक्षा कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है विद्यापति की आध्यात्मिकता है उसे पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं मानते हैं। विद्यापति का जो श्रृंगार है उसमें पूरी तरह से आध्यात्मिकता नहीं है। विद्यापति का श्रृंगार है उसमें मानवीकरण देखने को मिलता है, मानवीकरण देखने को मिलता है। विद्यापति के यहाँ जो राधा कृष्ण का प्रेम है उसमें मानसलता है, उसमें जो है पूरी तरह से आध्यात्मिकता नहीं है। ये आचार्य शुक्ल ने कहा है कि विद्यापति का जो श्रृंगार है ना, ये विद्यापति के जो भक्ति है उसको पूरी तरह से ना भक्ति माना जा सकता है और न पूरी तरह से मानवीकृत माना जा सकता है या मानवीकरण उसमें है। ठीक है, ये दोनों के बीच का भाग है ना, न मानवीकरण है पूरी तरह से और न पूरी तरह से भक्ति है। विद्यापति का जो भक्ति है वो विद्यापति का भक्ति काल के संतों की तरह का नहीं है। ठीक है, ये मानते हैं कि विद्यापति की भक्ति जो है उसमें मानवीकरण भी एक अलौकिक और रहस्यमयता नहीं है। ये विद्यापति का जो श्रृंगार है विद्यापति का जो श्रृंगार है ना, ये रहस्यमय नहीं है, अलौकिक नहीं है, बल्कि ये मानवीय है। तो इसी तरह का चूंकि रिसर्च टीम ने क्वेश्चन इस टॉपिक से दिया और उसने दिया कि विद्यापति भक्ति के कवि हैं या श्रृंगार के कवि। देखिए, विद्यापति भक्ति के कवि हैं या श्रृंगार, विद्यापति पदावली के आधार पर अपना मत पर। तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल इस प्रश्न से बिल्कुल साम्य रखता है कि विद्यापति के भक्ति और श्रृंगार पर आचार्य शुक्ल का क्या विचार है। तो विद्यापति के भक्ति और श्रृंगार पर आचार्य शुक्ल ने महत्वपूर्ण विचार किया है और उन्होंने कहा है कि विद्यापति की जो भक्ति है या विद्यापति का जो श्रृंगार है भक्ति और मानवीकरण दोनों के बीच का भाग है। तो ये प्रश्न जो है वो फोरम आईएएस से इस प्रकार का दिया गया। अब आते हैं विजय देवनारायण शाही जो है द्वारा किए गए जायसी के मूल्यांकन की समीक्षा कीजिए। तो विजय देवनारायण शाही ने जायसी पर जो है बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छे आलोचक रहे हैं विजय देवनारायण शाही। और विजय देवनारायण शाही ने जायसी की सभी विशेषताओं, उनके गुणावगुण सभी का जो है वर्णन किया है। तो ये प्रश्न जो है ये तैयार नहीं कराया गया था, ये प्रश्न आया है कुछ अलग तरह से। अगला है प्रगतिवादी आलोचना को वर्तमान समय में किस प्रकार की चुनौतियां मिल रही हैं। उदाहरण देखिए, प्रगतिवादी आलोचकों का पूरा जो है वो यहाँ पर तैयार कराया गया। प्रगतिवादी आलोचना क्या है? तो प्रगतिवादी जो आलोचना है ये मार्क्सवादी आलोचना सिद्धांत से जो है वो प्रभावित है और प्रगतिवादी आलोचना सिद्धांत मार्क्स के जो है वो आलोचना सिद्धांत के यानी मार्क्सवाद के आलोचना सिद्धांत के ढर्रे पर चल रहा है। तो प्रगतिवादी आलोचना में जो है वो कई प्रमुख आलोचक रहे हैं और इनमें रामविलास शर्मा प्रमुख आलोचक रहे हैं। रामविलास शर्मा ने प्रगतिवाद की आलोचना को पूरी तरह से हूबहू नहीं, है ना, रामविलास शर्मा ये जो है वो एक व्यवहारिक आलोचक रहे, हालांकि ये प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं। तो रामविलास शर्मा जो है उनके जो भी मानदंड थे या आगे चल के जिस तरह प्रगतिवादी आलोचना का और विकास होता है तो इस तरह से जो है वो वर्तमान में इस आलोचना सिद्धांत
की चुनौतियां, इस आलोचना सिद्धांत को चुनौतियां मिलती हैं और बदलती हुई परिस्थितियों में, यानी शहरीकरण जो है या मध्य वर्ग, इन सब से जुड़े हुए या कई तरह की जो परिस्थितियां वर्तमान में पैदा हो रही हैं, उनके कारण प्रगतिवादी आलोचना सिद्धांत जो है वो लगभग लगभग उनमें बदलाव आ रहा है और उनको चुनौतियां मिल रही। ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है, लेकिन अगर रामविलास शर्मा, हमने उसको नहीं दिया यहाँ पर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा को कई बार हम लोगों ने यहाँ किया है यहाँ पर, या आलोचना सिद्धांतों के बारे में कई जो है प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन चूंकि बहुत कोरिलेटेड नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण की उपलब्धियों और सीमाओं पर विचार कीजिए। हिंदी नवजागरण जो है वो आरंभ होता है, हिंदी का नवजागरण भारतेंदु काल से ही होता है। ठीक है, भारतेंदु काल में जो नवजागरण है ये केवल राष्ट्रीय जागरण नहीं है, बल्कि भाषा का जागरण भी है। या फिर आजादी के समय में जो भी संघर्ष होता है, ये केवल स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, बल्कि यहाँ सांस्कृतिक और भाषाई जो है वो पहचान का भी संघर्ष होता है। भारत की संस्कृति के पहचान का भी संघर्ष होता है और भारत के भाषाई पहचान का भी संघर्ष होता है। तो ये जो नव जागरण आरंभ होता है भारतेंदु युग से, इसका विकास होता है और यही राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हिंदी जो है पूरी तरह से स्थापित होती है राष्ट्रभाषा के रूप में, और हिंदी उस जो है वो मुकाम तक पहुंचती है जहां भले विवाद हो जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो जो हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में विवाद के बाद भी हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया। तो हिंदी नव जागरण का जो आरंभ भारतेंदु युग से होता है, उस नव जागरण की परिणति जो है वो संविधान सभा द्वारा हिंदी को संविधान में शामिल करना और संविधान के अनुच्छेद जो है वो 343 में शामिल करने से इसकी पूर्णता होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी नई कहानी आंदोलन जो है उसका आरंभ 50 के दशक के बाद होता है और इस आंदोलन के द्वारा जो है वो हिंदी नई कहानी में आधुनिक भावबोध आते हैं, आधुनिक प्रवृत्तियों का जो है वो समावेश किया जाता है, बिल्कुल आधुनिक प्रवृत्तियों का जो है वो समावेश होता है। और इस जो कहानी है इसमें बिल्कुल जो एक तरह से कहें तो नई कहानी जो है वो स्वतंत्रता के बाद व्यवस्था से मोह भंग की जो है वो आधार लेकर के चलती है। इस नई कहानी में आप देखेंगे कि शहरीकरण, मध्यवर्गीय जीवन, परिवार का टूटना, घुटन, अस्तित्ववाद, मनोवैज्ञानिकता, मनोविश्लेषणवाद, इन सब का जो है वो समावेश हुआ है नई कहानी में। और नई कहानी आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र यादव, अज्ञे, कमलेश्वर, ये सब जो है वो प्रमुख कहानीकार रहे हैं, अमरकांत आदि सभी प्रमुख कहानीकार रहे हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताया कि इसकी प्रमुख विशेष, ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो नई कहानी की संवेदनागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो है फोरम आईएएस में कराया अपने स्टूडेंट्स को। मैंने बताया प्रत्येक टॉपिक का हम लोग जो है वो रिसर्च करके और वहां से क्वेश्चन निकाल करके और अपने स्टूडेंट्स को जो है तैयार कराते हैं। तो हिंदी ऑप्शनल में ये आप देखें मैक्सिमम जो प्रश्न है वो यहाँ से आए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी रंगमंच के विकास से संबंधित प्रमुख बहसों की विवेचना कीजिए। हिंदी रंगमंच के विकास से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं
है ना, उन पर जो बहस है, जैसे प्रगतिवादी रंगमंच, प्रयोगवादी रंगमंच, है ना, नुक्कड़ नाटक, ये सारे जो हिंदी रंगमंच के विकास से संबंधित जो प्रमुख बहसें हैं, उनका विश्लेषण इसमें जो है वो करना होगा। अब ये जितनी हम लोग हिंदी रंगमंच से संबंधित जो है वो कई प्रश्नों को कराए हैं, जैसे आधुनिक हिंदी रंगमंच में प्रयोगवाद और नवाचार, है ना, देखिए नवाचार की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। आधुनिक हिंदी रंगमंच में क्या विकास हो रहा है, किस तरह के जो है नवाचार हो रहे हैं, वो सारा प्रश्न कराया गया है। एक उसके बाद कई रंगमंची आंदोलनों का समकालीन प्रभाव, उसको स्पष्ट कीजिए। रंगमंच पर रंगमंच के विकास का जो है इस तरह का भावबोध यहाँ पर। हिंदी नाटक और रंगमंच के नवीन विकास चरण, तो इस तरह से जो मिलते जुलते सवाल हैं, ये 3 बार कराए जा चुके हैं हिंदी रंगमंच और नाटक के विकास से संबंधित। तो यहाँ जो है वो बिल्कुल ये उत्तर जो है वो दोनों का थोड़े बहुत इधर उधर के साथ बिल्कुल एक तरह के यहाँ पर उत्तर जो है होंगे। और ये प्रश्न हमारी टीम ने, फोरम आईएएस की टीम ने स्टूडेंट्स को कराया है। तो आप देखिए पेपर 1, इसी तरह पेपर 2 में भी बिल्कुल हम लोग एक तरह से बच्चों को कराते हैं और ये तैयारी करके और बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो इस तरह का। तो यहाँ हिंदी रंगमंच के विकास में आप पूरी तरह से रंगमंच का किस तरह प्रयोगवाद, प्रगतिवाद से प्रयोगवाद, और आधुनिक युग में, समकालीन युग में किस तरह से और कैसे कई रंगमंच के जो आते हैं, मोहन राकेश से लेकर के और बादल सरकार से लेकर के हबीब तनवीर, मृणाल पांडे, और कैसे कैसे जो है बहस रंगमंच में होते हैं, रंगमंच के विकास में होते हैं, ये पूरी तरह से इसको कराया गया है, ये कई बार कराया गया है प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्त आधुनिक मनुष्य के नैतिक द्वंद्व। मोहन राकेश जो है वो मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण होते हैं उनके लिए बड़ी प्रसिद्ध है, और मोहन राकेश के नाटकों में जो द्वंद्व होता है, ये उनके नाटकों की जान है, उनके नाटक को जीवंत बना देता है। उनके जो चरित्र हैं वो बिल्कुल द्वंद्व में पड़े रहते हैं, और एक सामान्य मानव की तरह जो है उनके अंदर द्वंद्व वो दिखता है। चाहे वो आषाढ़ का दिन हो, जिसमें कालिदास और मल्लिका जो है प्रेम, कालिदास मल्लिका के प्रेम और राज्याश्रय का जो है वो दोनों के बीच में द्वंद्व में फंसा हुआ है, या कालिदास जो है वो अपने प्रेम और सृजन में फंसा हुआ है द्वंद्व में, या गांव और शहर में जो है वो उसका गांव और शहर के द्वंद्व में फंसा हुआ है, या राज प्रतिष्ठा और एक सामान्य मनुष्य के द्वंद्व में फंसा हुआ है। मल्लिका भी उसी तरह द्वंद्व में फंसी हुई है। तो पूरी तरह से आषाढ़ का एक दिन में यह द्वंद्व जो है वो कालिदास के रूप में। उसके अलावा लहरों के राजहंस में देखिए, वहां भी द्वंद्व है, वहां प्रेम और बौद्ध धर्म के बीच में द्वंद्व देखा जा सकता है। इनके मोहन राकेश के चाहे आधे अधूरे देखिए, इन सब में पूरी तरह से और यही द्वंद्व मोहन राकेश की विशेषता है, और इसी द्वंद्व के कारण मोहन राकेश के जो नाटक हैं वो काफी जीवंत हैं और काफी जो है वो एक अलग ही स्वाद देते हैं। तो और खास करके इनकी मंचीयता जो है, इस द्वंद्व को उद्घाटित करने में जो मंचीय प्रयोग है वो और भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ऐसा प्रश्न हम लोगों ने द्वंद्व वाला दिया, और इसी प्रश्न से भी लिखा जा सकता है। केवल अगर 2-3 नाटकों का नाम दे दें तो यहाँ आषाढ़ का एक दिन नाटक में कलाकार के द्वंद्व को किस प्रकार चित्रित किया गया, इस उत्तर से इसका जो है थोड़ा सा अगर लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाम दे दिया जाए तो ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है पूरी तरह से कालिदास का द्वंद्व, या जो है कालिदास के चरित्र के आलोक में विवेचना कीजिए तो ये द्वंद्व, इस तरह का प्रश्न यहाँ से मिलते जुलते हमारी टीम ने रखा, और फोरम आईएएस में इस तरह से जो है, मतलब आप देख रहे हैं प्रत्येक भाग से जो है वो आप अगर अच्छे से लिखें,
ये हिंदी साहित्य बहुत ही जो है वो अच्छा वैकल्पिक विषय है संघ लोक सेवा आयोग के लिए। थोड़े से सजग रहें तो आप बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं हिंदी साहित्य में। ये मैं बताना चाहा कि पूरी तरह से जो सवाल हैं वो लिखने लायक सवाल आए हैं, चाहे कहीं से जो है। और यहाँ प्रैक्टिस हम लोगों ने कराया है छात्रों को, जो कि काफी सहज फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल बिल्कुल आप देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में दलित विमर्श, इस पर कई तरह के जो है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित स्त्री विमर्श, इस पर कई तरह के हम लोगों ने सवाल कराए हैं। अब ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में दलित विमर्श यानी दलित साहित्य के विकास से प्रश्न पूछ रहा है और उसका हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में क्या चर्चा है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दलित साहित्य का विकास जो है वो आप देख सकते हैं, और इसी तरह का प्रश्न हम लोगों ने दलित साहित्य के उदय और विकास का, दलित साहित्य के उदय, और ये प्रश्न कराया हुआ है और तैयार जो है वो इसमें कई प्रकार के दलित रचनाकार जिन्होंने खास करके जो स्वयं वेदना होता है वो किस तरह संवेदना में उसकी अभिव्यक्ति होती है ये दिखाया गया है। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, चाहे अन्य जितने भी दलित रचनाकार हैं, ये दलित जो चेतना है हिंदी साहित्य में, ये प्रेमचंद से ही शुरू होती है। प्रेमचंद में सदगति में दलित जो है वो विमर्श को पूरी तरह से दिखाया गया है। सदगति हो या कफन हो, वहां से ये देखा जा सकता है दलितों की स्थिति को। तो इसका जो दलित इतिहास लेखन में, यानी कि इतिहास लेखन की जो प्रवृत्ति है, ये भी प्रश्न जो है कराया गया है कि इतिहास, शुक्लोत्तर इतिहास, ये भी जो है वो शुक्लोत्तर इतिहास लेखन में बदलती प्रवृत्तियां या बदलते जो है वो परिवेश को किस तरह शुक्लोत्तर इतिहास, यहाँ भी दलित साहित्य के इतिहास, स्त्री विमर्श पर चर्चा या आदिवासी विमर्श पर चर्चा जो है वो किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बिल्कुल आधुनिक साहित्य में जो महत्वपूर्ण स्थान और आधुनिक साहित्य में जो बदलाव आ रहे हैं, दलित विमर्श के रूप में, स्त्री विमर्श के रूप में, आदिवासी विमर्श के रूप में, या जो है दलित स्त्री विमर्श के रूप में, उन सबको जो है संघ लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। और कई बार ये प्रश्न जो है हम लोगों ने कराया है दलित आधुनिक इतिहास लेखन में जो है वो क्या क्या नई प्रवृत्तियां उभर रही हैं, इसके बारे में भी बात किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी यूपीएससी की तैयारी करे संघ लोक सेवा, तो आधुनिक जो प्रवृत्तियां उभर रही हैं साहित्य इतिहास लेखन में या साहित्य में, उन प्रवृत्तियों से जो है जरूर तैयारी करनी चाहिए, उन विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। और हम लोगों ने भी ये इसका, और हम लोग ध्यान रखते हैं फोरम आईएएस में जो नए बदलाव होते हैं, नए जो परिवर्तन होते हैं, उस पर भी ध्यान रखा जाता है। तो देखिए लगभग ये इस तरह से मिलता जुलता प्रश्न है। तो इस तरह जो प्रश्न पत्र रहा 2025 का, ये प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय प्रथम पत्र, ये सवाल बिल्कुल आपने देखा होगा, ये जो है वो सिलेबस से ही आए और सवाल जो है वो पूरी तरह से आधुनिक और परंपरागत दोनों, यानी इसमें परंपरागतता और समकालिकता दोनों से संबंधित सवाल रहे, चाहे वो भाषा खंड में हो या साहित्य खंड में हो। तो आप इसकी तैयारी परंपरागतता और समकालिकता दोनों तरह से या समसामयिकता दोनों तरह से आप देख करके कर सकते हैं। और मैंने बताया कि हम लोगों का एक प्रयास था छोटा सा, ये प्रयास की बच्चे हमारे यहाँ जो तैयारी करते हैं उनको जो है वो प्रत्येक खंड से, प्रत्येक पार्ट से रिसर्च किया हुआ जो है उन्हें प्रश्न मिल सके। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो वैकल्पिक विषय, बहुत अच्छा अंक लाया जा सकता है हिंदी साहित्य के वैकल्पिक विषय में। तो आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को ले सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ये
संघ लोक सेवा आयोग के लिए बहुत ही जो है वो लोकप्रिय विषय रहा है और आप इसमें बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। खास करके भाषा खंड जो है वो अकेले भाषा खंड से 150 अंकों का प्रश्न आता है, वहां से आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। साहित्य खंड से बहुत अच्छे आप अंक ला सकते हैं। तो यहाँ भाषा, साहित्य और जो है द्वितीय पत्र, इन सब का मिलाकर के आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय बहुत अच्छा वैकल्पिक विषय है जो है संघ लोक सेवा आयोग के लिए, और हमेशा से रहा है, अंक प्रदान करने में भी बहुत अच्छा रहा है, हमेशा से लोकप्रिय भी रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर सेकंड पेपर का विश्लेषण हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।